लेकिन उससे पहले आपको वक्त पे आना पड़ेगा। चलिए, मेरे कुछ सवाल हैं, उन सवालात के मैं जवाब चाहता हूँ। मेरे कुछ सवाल हैं, उन सवालात के मैं जवाब चाहता हूँ और जवाब में ये है कि पहला, एंटीजन का वो हिस्सा, एंटीजन का वो पार्ट जिसे एंटीबॉडी पहचानने का काम करता है, पहचानता है, उसे क्या बोलते हैं? आकांक्षा का जवाब है एपिटोप। छोटा सा सवाल है लेकिन रटा होना चाहिए। मैंने कहा बायोलॉजी रटी होनी चाहिए जुबान पे, ठीक है। उसे हम बोलते हैं एपिटोप। अच्छा, एपिटोप पूरे एंटीजन पर होता है या एंटीजन पर कहीं हो सकता है? कहीं कहीं, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, एंटीजन जो होता है वो अंदर होता है कि सरफेस पर होता है? बताओ, बताओ। सरफेस पर, वेरी गुड, सरफेस पर। मैंने अंदर नहीं बनाया था कहीं। हाँ, अंदर नहीं बनाया था, वेरी गुड। दूसरी बात इसमें जो समझना है, एंटीजन दो तरह के होते हैं। वो कौन सा एंटीजन है जिसकी वजह से एंटीबॉडी नहीं बनती है? उसका नाम क्या है? जिसकी वजह से एंटीबॉडी नहीं बनती, उस एंटीजन को हम क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट, या उसका दूसरा नाम, क्योंकि इनकम्प्लीट से सवाल नहीं पूछा गया अभी तक। हैप्टेन, वेरी गुड। वो एंटीजन जो इनकम्प्लीट होते हैं, जिसको देखकर एंटीबॉडी का मन नहीं उछलता है, वो नहीं कहता कि हम प्रोड्यूस होंगे, उसे बोलते हैं हैप्टेन। अब सुनना, यहां तक की बातें हो चुकी थी बेटा। अब पिछला हम पूरा रिवीजन थोड़ी कराएंगे आधा घंटे तक। वो आपको पढ़ना है, टेस्ट आपका होगा अच्छे से। अगला टेस्ट आप तैयार रखिएगा। प्लांट फिजियोलॉजी में पूरे 4 चैप्टर आ रहे हैं, 90 क्वेश्चन है, 300 रुपये आपको मिलेंगे, तुरंत अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। वो 300 रुपये इसलिए है, पैसे इसलिए नहीं रख रहे हैं कि आप लालची और गरीब हो, लेकिन आप दोनों हो बेटा, ठीक है। पैसे इसलिए रख रहे हैं ताकि आप मेहनत करो, आप खूब मेहनत कर सको। पैसे तो ऐसे ही है, वो तो हमारी खुशी है कि हम दे रहे हैं बच्चों को अपने, हमारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं, हमारी खुशी, हम दे रहे हैं, ठीक है। जिस दिन खुशी खत्म हो जाएगा उस दिन नहीं देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, आओ। हाँ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई। सुनो सर, सर 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 सर, एक बात हम करने जा रहे हैं, आओ बात करते हैं। तो भैया ब्लड ग्रुप पे जो नाम देते हैं, सुनो ना, ब्लड ग्रुप में जो एंटीजन होते हैं उनका हमने नाम दे दिया। ब्लड ग्रुप में एंटीजन, एंटीजन ए, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। मैं सवाल ये बिल्कुल पूछूंगा कि ब्लड ग्रुप ओ में, ब्लड ग्रुप ओ पर या में, ब्लड ग्रुप ओ पर या में कौन सा एंटीजन पाया जाता है? विच एंटीजन इज प्रेजेंट इन ब्लड ग्रुप ओ, ए या बी? कोई भी नहीं। ऐसा कैसे? वेरी गुड, नो एंटीजन। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, नो एंटीजन। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आप बताते रहिए। हाँ सर, वहां कोई एंटीजन नहीं होता है। तो अब सुनिएगा, सुनो ना, सुनो। ब्लड ग्रुप ओ पर जो एंटीजन होते हैं वो एंटीजन ए होते हैं। जिस ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए पाया जाएगा उसे ब्लड ग्रुप ए कहेंगे, जिसमें बी पाया जाएगा उसको ब्लड ग्रुप बी कहेंगे, जिसमें दोनों पाया जाएगा उसको ब्लड ग्रुप ए बी कहेंगे, जिसमें नहीं पाया जाएगा उसको ओ कहेंगे। वेरी गुड, क्या पढ़ाया मैंने। सुनो, कोई पूछे ये बताओ, ये जो ब्लड ग्रुप एंटीजन ए और बी है, इसका प्रिकर्सर क्या है? प्रिकर्सर, 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 इसका प्रिकर्सर क्या है? प्रिकर्सर, प्रिकर्सर। तो कोई पूछे तो कहना इसका प्रिकर्सर होता है एंटीजन एच। बस, इससे ज्यादा मत बढ़ना, इसके आगे मत बढ़ना, इसके आगे खाई है, खाई। एंटीजन एच इज द प्रिकर्सर ऑफ एंटीजन ए एंड बी। अब सवाल है, तुम सोच रहे हो कि क्या मतलब हुआ इसका, तो सुनो मैं मतलब समझाता हूं। क्या आपको पता है कि ऑक्सिन एक फाइटो हार्मोन है? हाँ सर पता है, ऑक्सिन एक फाइटो हार्मोन है, जो पता है आपको। बताइए उसका प्रिकर्सर किस अमीनो एसिड को माना जाता है? देखते हैं कौन जवाब देता है, बताओ, बताओ, नहीं तो आज तो तुम्हें गिरा गिरा के पीटा जाएगा। ग्लूटामिक एसिड भी आ रहा है, ट्रिप्टोफैन भी आ रहा है, कैसे होगा आखिर? ट्रिप्टोफैन भी आ रहा है, एक ग्लूटामिक एसिड आ चुका है, ग्लूटामिक एसिड, ट्रिप्टोफैन। अरे जवाब दो, महिलाओं और पुरुषों, जवाब दीजिए। नेशन वांट्स टू नो, चलिए जल्दी जवाब दीजिए। ट्रिप्टोफान, ट्रिप्टोफान या ट्रिप्टोफैन, जो भी तुम पढ़ते हो यार,
ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफान इज द प्रिकर्सर ऑफ ऑक्सिन। और ट्रिप्टोफान में कौन सा एलिमेंट है जो पाया जाता है, या जैसे कहते हैं ऑक्सिन के लिए, ऑक्सिन की सिंथेसिस में कौन सा एलिमेंट है, ये भी जिंक। वेरी गुड, प्लांट फिजियोलॉजी का टेस्ट हम बता रहे हैं, जिंक, वेरी गुड। तो वो ट्रिप्टोफान जो है ये प्रिकर्सर हो गया ऑक्सिन का, यानी बिना ट्रिप्टोफान के ऑक्सिन नहीं बनेगा। दूसरा एंटीजन एच है, जिसके बिना एंटीजन ए और बी नहीं बनेगा। सर यहां तक की बात क्लियर है। आओ चलो ठाकुर की बात कर लेते हैं कुछ, सुनो। ठाकुर कौन है, उससे पहले हम समझते हैं कि सर एपीसीज क्या होते हैं। एपीसीज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स किसे कहते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। समझ लियो, जिसको ना समझ में आएगा तुरंत खड़ा हो जाएगा बेटा वही। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स एपीसीज, तो सुनो गौर से, सुनना। हाँ, ये कुछ नहीं होते। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ये ग्रुप ऑफ इम्यून सेल होते हैं। इम्यून सेल, मैं भी एग्जांपल दिखा दूंगा। ग्रुप ऑफ इम्यून सेल्स होते हैं, यानी वो सेल जो इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट करते हैं, उन वो होते हैं एपीसीज, यानी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। अब सुनो हुआ क्या। मान लो एक पैथोजन आता है, आने दो, ये है पैथोजन, ये है पैथोजन, ठीक है सर। उसके बाद इस पैथोजन को देखा किसने, भक्षक माइक्रोफेजेस ने देखा। इन्होंने इनको देखा, इन्होंने उनको देखा, एक दूसरे को देखते रहे, लेकिन बाद में इन्होंने इनको पकड़ लिया। कौन पकड़ा है, मैक्रोफेजेस ने पकड़ लिया। और मैक्रोफेजेस पकड़ने के बाद इनको ये मैक्रोफेजेस लेकर जाएगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। सुनना, ट्रांसपोर्ट करेगा, ट्रांसपोर्टेड टू, कौन कौन कौन, ये मैक्रोफेजेस इनको लेकर जाएगा टू हेल्पर सेल, टी हेल्पर सेल। और टी हेल्पर सेल सही मायने में यहाँ पे ठाकुर है। इसने कहा कि ठाकुर, मैं इस बहरूपिया को लेकर आया हूं आपके पास, आप पहचानो, देखो ये सही बहरूपिया है कि नहीं है, मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, कबूल फरमाइए, ये पैथोजन को कबूल फरमाइए। टी हेल्पर सेल ने देखा, यार ये जो है, मतलब पैथोजन ये जो भी है, ये एंटीजन है या नहीं है। पहचानने के बाद अगर इनको लगता है कि नहीं ये पैथोजन, यहाँ पे इनको एपिटोप मिला, तो तुरंत ये बी सेल को आगाह कर देंगे कि अपनी सेना तैयार कर लो। और जैसी बी सेल को ये आगाह करेंगे, होशियार करेंगे, बी सेल धनाधन 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 प्रोड्यूस कर देंगे एंटीबॉडी। मार डाला, अरे भाई मार डाला मतलब बी सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे तो उसको पैथोजन को मार डालेंगे, प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी। तो यहाँ ये सवाल क्या है, सवाल ये है कि सर एपीसी है कौन। कहानी तो आपने बता दी है, एपीसी है कौन, तो कहना है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, कोई और नहीं, भक्षक है यही में सेल, यही है एपीसी। कह दो सर एपीसी आ गया समझ में, कह दो सर एपीसी समझ में आ गया, या फिर ये भी कह सकते हो कि सर दोबारा बता सकते हो। अच्छा, वहां ठाकुर तो भगवान होते हैं ओडिशा में, ओके बेटा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ पे ठाकुर वो वाले हैं ठाकुर। चलो तो बताओ आ गया, आकांक्षा ने कहा आ गया है, किसको नहीं आया, आकाश नया बच्चा है, बताओ बताओ बेटा कुछ समझ में आया। अच्छा रिपीट कर दूं, आकाश का रिपीट, आलिया नौसीन आ गया। सुनो, तुम्हारे अंदर आया एक बैक्टीरिया आ गया जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाला है। तो बैक्टीरिया यहाँ पर पैथोजन है, बैक्टीरिया यहाँ पर पैथोजन है, और पैथोजन जो है वो तुम्हारी बॉडी के लिए एंटीजन का काम करेगा, और एंटीजन के प्रति बनता है एंटीबॉडीज। अब सुनना, तुम्हारे बॉडी के अंदर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पाई जाती है, यानी ऐसी सेल जो एंटीजन को प्रेजेंट करती है, कि ये लीजिए एंटीजन को प्रेजेंट करती है। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कौन, आकाश हो सकता है तुम्हें आज कब सुनना है बेटा, क्योंकि आप 5वें या 6ठे लेक्चर में बैठे हुए हो इस चैप्टर के, ठीक है बेटा, तो इसलिए थोड़ा समझ में कम आ सकता है, थोड़ा सा लिखना आएगा। इम्यून सेल कौन है, एपीसी, कहना इम्यून सेल का जो ग्रुप है, वो सेल जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, उनका जो समूह है, उनका जो ग्रुप है, उन्हें बोलते हैं हम एपीसी। होता क्या है, आपके अंदर पैथोजन आया,
मैक्रोफेज ने देखा पैथोजन आ रहा, मैं तो मैक्रोफेज ने पहले उसको पकड़ लेंगे, ये पकड़ लिया, पकड़ने के बाद लेकर जाएंगे टी हेल्पर के साथ पास, टी हेल्पर सेल के पास, कि देखिए ये जो मैं लेकर आया हूं, आप देखिए इसको पहचानिए, मदद करिए, मदद करिए कि ये जो है एंटीजन है कि नहीं है। टी हेल्पर सेल देखेंगे कि एपिटोप है, मतलब टी हेल्पर सेल एपिटोप नहीं देखेंगे, सॉरी, टी हेल्पर सेल उसको पहले पहचानेंगे कि हाँ ये है कि नहीं है। तो उसके बाद अगर वो पहचान गए कि हाँ भैया ये जो पैथोजन है ये सही मायने में एंटीजन है, तो ये बी सेल को कहेंगे कि आप एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर लीजिए, क्योंकि ये जो आया है ये खतरनाक हमारे लिए है, और जब एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाएगी बेटा तो एंटीबॉडी इसको किल कर देगी। तो सवाल यहाँ पे ये था कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है कौन? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है मैक्रोफेजेस। यहाँ मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अब मैं एग्जांपल कई दे रहा हूँ कि और बाकी एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं। तो कहना बाकी एग्जांपल, एक तो मैक्रोफेजेस हो गया, दूसरा हो गया डेंड्राइटिक सेल, डेंड्राइटिक सेल, अरे इतनी भक्षक सेल है यार डेंड्राइटिक सेल्स। तुम्हारे स्किन में कौन सी होती है बता सकता है कोई? बताइए स्किन में कौन सी है जो मैक्रोफेजेस होती है? स्किन में कौन सी जो मैक्रोफेजेस है? डस्ट सेल, वेरी गुड, डस्ट सेल, बहुत जबरदस्त, डस्ट सेल स्किन की। और कहा है बेटा? जैसे तुम्हारे लीवर में भी एक है, ये बहुत सवाल पूछा जा चुका है बेटा, तुम्हारे लीवर में भी एक भक्षक सेल होती है बेटा, स्कैवेंजर या भक्षक सेल होती है, कौन बताएगा? हाँ, बोल कफारा, मतलब कुफर, कफर कुफर जो भी पढ़ो, ये कुफर सेल होती है, के यू पी डबल एफ ई आर, ऐसे ही है, स्पेलिंग कुछ है आगे पीछे हो सकती है थोड़ा, लेकिन याद रखो कुफर सेल। कहाँ? लीवर में, ठीक है। और फोटो लाऊं तिथं ऐसे बहुत से, मुरनल, मुरनल बंद करो, ऐसे बहुत से एग्जांपल है बेटा, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। माइक्रोग्लिया वगैरह सब याद रखिएगा। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल सब समझ में आ गया। सर एंटीबॉडी पढ़ाओ ना जल्दी से, तो चलो यहाँ समझना आकाश, यहाँ समझने की कोशिश करना एंटीबॉडी क्या होती है। तो चलो हम लोग चलते हैं एंटीबॉडीज में। एंटीबॉडीज में कहाँ गया एंटीबॉडीज? चलिए नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एंटीबॉडीज। चलिए एंटीबॉडीज सुनना कायदे से, ऐसी बॉडीज या ऐसे स्ट्रक्चर या फिर ऐसे सब्सटेंसेस जो एंटीजन के खिलाफ बने, उन्हें हम बोलते हैं एंटीबॉडीज। और सुनो गौर से दुनिया वालों, एंटीबॉडीज जो है ये इम्यूनोग्लोब्यूलिन है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन, और ग्लोब्यूलिन जो होती है ये प्रोटीन होती है। तो एंटीबॉडीज प्रोटीन होती है, सिर्फ प्रोटीन, इम्यूनोग्लोब्यूलिन, इम्यूनोग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन। तो भैया इसको शॉर्ट फॉर्म में हम आईजी लिखते हैं, आईजी, इम्यूनोग्लोब्यूलिन। और ग्लोब्यूलिन जो होती है ये प्रोटीन होती है, यानी एंटीबॉडीज कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट फैट नहीं, एंटीबॉडीज प्रोटीन होती है, प्रोटीन जो किसके खिलाफ प्रोड्यूस होती है? प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट, लिखवा चुका हूं लेकिन एक नया बच्चा है, प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट किसके? किसके? कहना एंटीजन के, कहना एंटीजन के खिलाफ बनती है। सर सर यहां तक बात समझ आ रही है? हाँ बेटा, पैथोजन का मतलब एंटीजन ही समझना है आपको। चलिए यहां तक की तो बात हो गई है कि सर ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं। तो सर एंटीबॉडी को डिस्कवर करने वाले कौन है? कहना बेहरे, बेहरे मतलब बेहरिंग, डिस्कवर्ड बाय बेहरिंग, डिस्कवर्ड बाय बेहरिंग, ना याद करना बेहरे ने डिस्कवर्ड किया है, बेहरिंग, BEHRING, बेहरिंग। आज तक सवाल नहीं पूछा गया है, तो मैं कहता हूं कि किताबों में या चीजों में बहुत सी फालतू चीजें लिखी होती है, आपको वहां पे फोकस नहीं करना होता। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एंटीबॉडीज कौन प्रोड्यूस करता है? पहला पहला सवाल, बी लिम्फोसाइट की टी लिम्फोसाइट? अभी पढ़ाया मैंने, मैं पढ़ा चुका हूं लेकिन फिर पूछ रहा हूं। एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड बाय, जल्दी से जवाब दे दो, प्रोड्यूस्ड बाय, तो कहना बी सेल्स। बी सेल्स मतलब, बी सेल को प्लाज्मा सेल भी कहते हैं, या फिर कह सकते हो बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, रट डालना, चाट डालना इसको एकदम, बी लिम्फोसाइट। अब दूसरी बात, बी लिम्फोसाइट एक सेकंड में कितने एंटीबॉडी के मॉलिक्यूल बनाता है? ये याद रखना, पूछा तो नहीं गया है लेकिन याद रखना,
2000 मॉलिक्यूल पर सेकेंड। अरे बाप रे बाप, सोचने वाली बात है कि बी लिम्फोसाइट एक सेकंड में 2000 मॉलिक्यूल एंटीबॉडी के दरन 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 प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। हाँ सर, यहां तक की बात तो ठीक है, लेकिन सवाल यह है, एक बात पूछूं, ये एंटीबॉडीज कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, सीएमआई कि एचएमआई? और जवाब दे दियो, नहीं तो कोड दिए जाओगे सबके सब। एचएमआई, वेरी गुड। सीएमआई नहीं बेटा सना, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी तो टी लिम्फोसाइट हुआ ना बेटा। अरे ह्यूमरल मतलब एचएमआई, ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होती तुम्हारे एंटीबॉडीज, जो कि ब्लड में फ्लूइड में जाके काम करती है। भूला मत करो, जॉनी लीवर हो क्या भूला? हाँ भाई सना, चलो आगे बढ़ते हैं। सर 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 यहाँ तक की बात तो ठीक है। सर एक बात बताओ, जो एंटीबॉडी है तो प्रोटीन, तो बताओ इसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा? देखिए कौन बताता है। हाँ, एक एक सवाल को आप ध्यान दीजिए। टीचर वही है जो आपसे सवाल पूछ पूछ के पढ़ाए। आप गलत बताओ उसको सही करें। नहीं भैया, मेरा सवाल तो सुनो। हाँ, आकांक्षा ने सही बताया, आकाश ने सही बताया, वेरी गुड। अरे आकाश और आकांक्षा की कैसे लग रहा है? मेरा सवाल ये था कि एंटीबॉडीज प्रोटीन है तो कौन सा बॉन्ड होगा? सवाल तो पहले सुनो। एंटीबॉडीज प्रोटीन है तो कौन सा बॉन्ड होगा? तो एंटीबॉडीज प्रोटीन है तो उसके, फिर डाइसल्फाइड कह रहे हो, पेप्टाइड बॉन्ड। एंटीबॉडीज में चार पेप्टाइड, एंटीबॉडीज में चार पेप्टाइड चैन होती है, 4 पेप्टाइड चैन है। एक एंटीबॉडीज में चार पेप्टाइड चैन होती है, जिसमें से 2 लाइट होती है, 2 लाइट होती है और 2 हैवी होती है। 2 हैवी चैन होती है, 2 लाइट चैन होती है। और इन हैवी और लाइट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा H2L2 करके, H2L2 करके। यानी 2 हैवी 2 लाइट चैन जो होता है, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है किसका? एंटीबॉडीज का। तो एंटीबॉडीज का ये नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन H2L2। जहां भी H2L2 पाया जाएगा उसे कहेंगे मोनोमर। जहां भी H2L2 एक पाया जाएगा कहोगे मोनोमर। आप समझना। एंटीबॉडीज का शेप कैसा है, कौन बताएगा? शेप ऑफ एंटीबॉडीज वाई शेप। कैसा होता है बेटा? इसका शेप होता है वाई शेप। वाई शेप स्ट्रक्चर होता है। अब सुनना, मैं सवाल क्या बताने जा रहा हूं। टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। तो इस पेज में आपने एंटीबॉडीज पढ़ा। एंटीबॉडीज को हम इम्यूनोग्लोब्यूलिन कहते हैं। मतलब एंटीबॉडी सही मायने में इम्यूनोग्लोब्यूलिन, ऐसे ग्लोब्यूलिन जो इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट करे या इम्यूनिटी को बढ़ाए, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम आईजी से। सही मायने में ग्लोबुलिन एक प्रोटीन है, तो एंटीबॉडीज एक प्रोटीन है जो बनती है एंटीजन या पैथोजन के खिलाफ। एंटीबॉडीज डिस्कवर किया था बेहरिंग ने। एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होता है बी सेल यानी प्लाज्मा सेल और बी लिम्फोसाइट से। बी लिम्फोसाइट एक सेकंड में 2000 मॉलिक्यूल बनाता है। एंटीबॉडीज का शेप अगर देखा जाए तो वाई शेप होता है। एंटीबॉडीज का अगर चैन देखा जाए तो उसमें 4 चैन होती है, 4 पेप्टाइड चैन होती है। 2 लाइट 2 हैवी चैन होती है, जिसको H2 और L2 के नाम से रिप्रेजेंट, मतलब H2 और L2 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, जिसमें बहुत से सवालात होंगे, बहुत से जवाबात होंगे और बहुत सी बातें समझनी होंगी। चलिए, और इससे लेने से पहले एक बार अटेंडेंस मैं ले लेता हूं। बीच में ही अटेंडेंस चलेगी। अब अटेंडेंस में है वकी सिद्दीकी यानी मैं, आमिर जिया, आकांक्षा, आकाश, आलिया, अंशुक्ता, हसनैन, कोमल, मिस जीनत, मुरनन, नौसीन, सना यास्मीन, शीतल त्यागी, सुम्बुल। बाकी जो गायब हैं उनसे हम जवाब लेंगे। नेक्स्ट, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ बेटा, बच्चे चाहे जितने हो, एक एक बच्चे पर नजर रखो। चलिए, अब हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा स्ट्रक्चर। बेटा आकाश, स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं हम। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। ठीक है सर, चलिए पढ़ते हैं। चलो,
मैं वाइट से ही करता हूँ। चलो सुनो, देखो थोड़ा टेढ़ा सीधा बनेगा बेटा, टेढ़ा है पर मैंने कहा था ना मेरा थोड़ा सा टेढ़ा, इसको और टेढ़ा बनना चाहिए था लेकिन नहीं बन पाया। कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है। चलो सर, हाँ ठीक है, थोड़ा सा हो गया ऊपर नीचे। देखो अभी हम एक परफेक्शन हमारा नहीं लिखने का बेटा, ठीक है। अब देखो गड्ढा बना दो, थोड़ा सा टेढ़ा यहाँ से कर दो जो कि हो नहीं पाया, थोड़ा गड्ढा बना दो, आने दो, नीचे आ गया। सर इसमें भी बना दो, बन गया। सर इसमें भी बना दो, बन गया। ठीक है सर, आपने बना दिया सर। चलो आओ देखते हैं कहाँ गया। यहाँ तक हमने इसको रेड कर दिया है, 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 यहाँ तक हमने जहाँ आधा आधा कर रहे हैं सबका, यहाँ तक हमने इसको रेड कर दिया है। ठीक है सर, आपने रेड कर दिया, ठीक है मानते हैं। सुनो, ये जो है ये अरे यार, ये है लाइट चेन, ये है लाइट चेन, ये है लाइट चेन, ये बड़ा वाला जो है ये हैवी चेन। हैवी और लाइट का यहाँ पर सिर्फ अमीनो एसिड को लेकर है बेटा, बस और कुछ नहीं है। यहाँ पर लाइट और हैवी को लेकर सिर्फ और सिर्फ याद रखना, ठीक है। और सुनो, मैं यहाँ पर बनाता हूं, ये जो 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 मैंने रंगा हुआ है, ये जो मैंने रंगा हुआ है रेड कलर का, इसको बोलते हैं वेरिएबल रीजन। कौन सा रीजन बेटा? वेरिएबल रीजन, वेरिएबल रीजन, बहुत काले से देखना, वेरिएबल रीजन, वेरिएबल रीजन। और ये जो हमने छोड़ दिया है, ये जो व्हाइट वाले हमने दोनों छोड़ दिए हैं, इनको बोलते हैं कांस्टेंट रीजन, कांस्टेंट रीजन, वेरिएबल रीजन और कांस्टेंट रीजन, ठीक है। सर ये वेरिएबल रीजन हो गया, ये कांस्टेंट रीजन हो गया, ये बात हमें समझ आ गई। अब दूसरी बात जो समझना है आपको, सर ये जो लाइट और हैवी चैन है, इनको आपस में जोड़ने का काम कौन करता है, कोई बता सकता है? इनको आपस में जोड़ने का, देखो सल्फर, 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 यानी ये जो सल्फर सल्फर बना रखा है, तो आप ऐसे रखना, डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड या ब्रिज कह सकते हो, डाइसल्फाइड बॉन्ड, इनको दो मतलब हैवी और लाइट को भी आपस में जोड़ कर रखता है, और इनको भी ये एस 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 एस, यानी इनको भी आपस में, मतलब ये दोनों दोनों जो स्ट्रक्चर है, एक एक हैवी लाइट इधर है, एक हैवी लाइट इधर है, इनको भी आपस में जोड़ के कौन रखता है बेटा? डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड याद रखिएगा कि हैवी और लाइट को भी जोड़ता है, और दो मतलब एक हैवी एक लाइट को भी जोड़ता है, और हैवी लाइट को भी आपस में जोड़ के रखता है डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये पॉइंट आप दिमाग में अपने बना के रखिएगा। और सुनो, ये हो गया वेरिएबल रीजन, ये हो गया कांस्टेंट रीजन। आते हैं, बंद कर लो हंसना है ना, आवाज बंद करो। अभी हम सवाल पे आते हैं आप लोगों के, इधर देखिए, ये जो 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 यहाँ पर ये वेरिएबल रीजन है सर, इसी वेरिएबल रीजन को ही तो हम बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट। यहीं पर एंटीजन आकर बाइंड करता है, लेबलिंग भी याद रखिएगा क्योंकि लेबलिंग में आता है। और जो एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है, जहां एंटीबॉडी का वो हिस्सा जहां पर एंटीजन आकर बाइंड करता है, उसको हम बोलते हैं पैराटोप। उसको हम क्या बोलते हैं? पैराटोप। एंटीबॉडी का वो हिस्सा जहां पर एंटीजन आकर बाइंड करता है, उसको बोलते हैं पैराटोप। एंटीजन का वो हिस्सा जो हिस्सा जो वहां पर एंटीबॉडी पर आकर चिपकता है, उसे बोलते हैं एपिटोप।
पैराटोप एपिटोप की मुलाकात होती है। बताओ अभी इतना आया कि नहीं आया? बाकी तो अभी है अंदर, इतना आया कि नहीं आया? बताओ। आया, इतना आया। जल्दी से आया बोल दिया करो, वरना हम जो है फिर यहीं पे देखते रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सुनना सर, बात तो आपने सब सही बता दी। अच्छा ये बताइए, वेरिएबल रीजन हैवी में पाया जाता है कि लाइट में पाया जाता है? वेरिएबल रीजन हैवी चेन में है कि लाइट रीजन में है? हैवी चेन में कि लाइट चेन में है? जल्दी से जवाब दो। दोनों में है, दोनों में है। वेरी गुड, दोनों में है। अब सुनना, मतलब वेरिएबल रीजन दोनों में है। अब सुनना, ये जो बेटा ये जो हैवी चेन ना, ए बाबू ए लाल इधर देखो ना, ये जो हैवी चेन है, ये हैवी चेन बना होता 214 अमीनो एसिड का, 214 अमीनो एसिड का। सवाल आज तक नहीं पूछा गया है, अभी तक तो नहीं पूछा गया है। नीट की बात कर रहा हूं मैं, नहीं पूछा गया है, लेकिन हो सकता है कि 1%, 1% ही। लेकिन आपको इतना जहन में होना चाहिए, इतना पढ़ रहे थे, इतना और पढ़ लो थोड़ा सा, एक लाइन। अब इस 114 अमीनो एसिड में से 118 अमीनो एसिड वेरिएबल रीजन में है। किस रीजन में बाबू? वेरिएबल रीजन में है। तो आपको पता होगा माइनस प्लस तो इतना जानते होंगे, फिजिक्स तो थोड़ा बहुत पढ़े ही होगे। भले फिजिक्स माइनस प्लस नहीं सिखाता है, लेकिन इतना तो आपको कैलकुलेशन तो आनी चाहिए कि 214 में से 118 निकाल दिए, तो बताओ कितने अमीनो एसिड कांस्टेंट में होंगे? कितने अमीनो एसिड कांस्टेंट रीजन में होंगे? हाँ बताओ, तुम लोग लिखा बोला करो। हाँ बताओ, कौन बताया? आकाश। आकाश देखो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। जो बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं वो जाहिर सी बात है, लो लो भैया। कोई कह रहा है 106, कोई कह रहा है 96, कोई कह रहा है 86। सोच लो अब। अबे इतना भी नहीं पता तुम लोगों को? चलो नेक्स्ट। सर हैवी चेन का हो गया। सर ये बताइए, ये जो लाइट चेन है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये जो 214 अमीनो एसिड है ना, ये लाइट चेन का है, लाइट चेन का है। इसको सही अभी आप लोग लिखा तो होगा नहीं। और हैवी चेन में ज्यादा होते हैं, 240 होते हैं, 240 अमीनो एसिड। वो लाइट चेन का है। 214 अमीनो एसिड लाइट चेन का है, और 240 जो होते हैं वो हाँ हाँ, उतना कर लेना, कर लेना, ठीक है। एक अमीनो एसिड, अब इसमें से देखना, तो आप बस इतना याद रखना। ठीक है, अब सुनो। सर यहाँ पर हमको वाई शेप नहीं लेगा, लेकिन थोड़ा बहुत जो हमने कर्व जो झुकाना चाहिए था, इधर झुका नहीं। लेकिन याद रखिएगा कि एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर में अगर देखा जाए तो ये वाई शेप का होते हैं। सर डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं, H2L2 इनका मोनोमर होता है। सर इसमें वेरिएबल रीजन होते हैं, सर इसमें कांस्टेंट रीजन होते हैं। वेरिएबल रीजन, जो वेरिएबल रीजन होता है, किसका किसका वेरिएबल रीजन? सर लाइट का वेरिएबल रीजन और कांस्टेंट का वेरिएबल रीजन, दोनों, सॉरी लाइट का, सॉरी हैवी चेन का और लाइट चेन का जो वेरिएबल रीजन होते हैं, उस वेरिएबल रीजन पे एंटीजन आकर बाइंड करता है, जिसको हम बोलते हैं पैराटोप। तो मेरा एक सवाल है कि एक एंटीबॉडी में कितने एंटीजन बाइंडिंग साइट है? कितने एंटीजन बाइंडिंग साइट है? कितने एंटीजन बाइंडिंग साइट है? एक एंटीबॉडी में कितने एंटीजन बाइंडिंग साइट है? दो। नहीं बेटा, आकांक्षा 4 कहां से होंगे? एंटीजन बाइंडिंग साइट तो दो है, वेरिएबल रीजन 4 कह सकते हो। एक वेरिएबल रीजन इसका, एक वेरिएबल रीजन उसका मिला के एक एंटीजन बाइंडिंग साइट, एक वेरिएबल रीजन इसका, एक वेरिएबल रीजन इसका मिला के एक एंटीजन बाइंडिंग, तो वो दो हो गए। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। वेरिएबल रीजन 4, एंटीजन बाइंडिंग साइट 2। ठीक है, अब देखते हैं। यहाँ पर बहुत से टीचर जो है वो डिटेल पढ़ाते हैं कि उसका शेप भी पढ़ाने लगते हैं। थोड़ा शेप बदलता रहता है। जैसे 5 एंटीबॉडी होती जो गमदे, गमदे यानी आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी, आईजीई। तो आईजीजी, आईजीए, आईजीएम जो है उसमें टीचर शेप शेप नहीं पढ़ना है। मैं आपसे कह रहा हूं कि उठाकर नीट का भी देख लो, एम्स का भी देख लो, जिपमर का भी देख लो, जितना एमयू का देखना, बीएचयू का सब देख लो एग्जाम। अब तक की जो 29 साल 31 साल की गाइड में कहीं देख लो उठाकर कहीं शेप पूछा गया? नहीं पूछा गया है। तो क्यों वक्त वहां पे बर्बाद कर रहे हो अपना? शेप याद करने के चक्कर में फिर ये भी नहीं याद हो रहा है। तो आओ
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग बेटा। तो ये था स्ट्रक्चर। सर हमको ये पता चल गया कि हाँ क्या क्या होता है, शेप कैसा होता है, डाइसल्फाइड ब्रिज क्या होती है। डाइसल्फाइड बाइंड करके भी रखता है सल्फर यहाँ पर, और स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। दोनों बातें याद रखिएगा। आओ हम लोग चलो पढ़ते हैं बेटा, ये स्ट्रक्चर हो गया। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। आओ आओ चलो, कुछ कह रहे हो देख ले। कुछ कुछ एंटीबॉडी में ज्यादा बाइंडिंग, हाँ 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 हाँ, कुछ कुछ में ज्यादा होते हैं बेटा, कुछ कुछ में ज्यादा होते हैं, बिल्कुल। हम मोनोमर की बात कर रहे हैं बाबू। अगर कोई पेंटमर होगा, कोई पेंटमर होगा H5HL2, H5 सॉरी H10L10, H10L10, तो जाहिर सी बात वो ज्यादा जोड़ेंगे। तो यहाँ तो मोनोमर की बात हो रही है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, तो चलो देखते हैं कि सर एंटीबॉडी, तो कोड याद कर लो। गमदे, मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं, GAMDE। मतलब अब आगे लगा IgG, IgA, IgM, IgD, IgE। सबसे ज्यादा IgG, उससे कम IgA, उससे कम IgM, उससे कम IgD, सबसे कम IgE। तो ये ऑर्डर था। अच्छा कोई तुमसे पूछे, एक सवाल मेरे दिमाग में आ गया यार, एकदम से अचानक से आ जाता है कभी कभी। ठीक है सुनो, अगर तुमसे एक सवाल पूछे, प्राइमरी रिस्पॉन्स, सेकेंडरी रिस्पॉन्स, आपको पता प्राइमरी रिस्पॉन्स स्लो होता है, लो इंटेंसिटी को, ज्यादा तीव्रता नहीं होती है, लेकिन जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है वो बहुत तेजी से काम करता है, ये बात आपको पता है। तो एक बात बताओ, अगर मैं IgG ले लूं और IgM ले लूं, IgG ले लूं और IgM ले लूं, तो बताइए कौन किसका सेकेंडरी रिस्पॉन्स बहुत तेज होगा। मैं बता रहा हूं ऑर्डर, पहले मेरा जवाब दो। IgG कहते नहीं है, नहीं नहीं नहीं, IgG का। और IgG का तेज, सुनो कहने देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर वाला हाल है। IgG सबसे छोटे हैं, IgG की संख्या भी सबसे ज्यादा है, और IgG की सेकेंडरी रिस्पॉन्स भी सबसे ज्यादा होता है, और IgG ही प्लेसेंटा को क्रॉस भी करता है। नहीं आया, कितनी बातें बोली मैंने IgG के बारे में। IgG सबसे छोटा, ये ऑर्डर जो है अंशुकता, ये ऑर्डर परसेंटेज का है, ये ऑर्डर परसेंटेज का है, ये ऑर्डर परसेंटेज का है बेटा, परसेंटेज। हाँ कोई कुछ कह रहा है, देखें सवाल बच्चों के देख लें, क्या कह रहे हो बेटा। हाँ अमाउंट वही परसेंटेज, मतलब सबसे ज्यादा जो है IgG होते हैं और सबसे छोटे भी होते हैं। अभी पढ़ा रहे ना, आप ऑर्डर याद रखो कि सबसे ज्यादा हमारे अंदर जी पाया जाता है, फिर A पाया जाता है, फिर M पाया जाता है, फिर D पाया जाता है, फिर E पाया जाता है। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए पहले हम पढ़ने जा रहे हैं IgG। कुछ कुछ किताबों में इसके फुल फॉर्म देते हैं जो कि नहीं पूछा गया है, आपको नहीं पढ़ना है यार, मैं बार बार कह रहा हूं, नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना। सुनो IgG, कोई गामा करके देता है, कोई पता नहीं E को एप्सिलॉन बोलता है, कोई पता नहीं क्या बोलता है, D को पता नहीं क्या बोलते हैं, सब अलग अलग नाम, लेकिन वो नहीं पूछा गया। सुनो IgG, सर ये मोनोमर है, सर ये मोनोमर होते हैं। मुरनल देखो, ये जो तुमने कहा था ना, ये मोनोमर होते हैं। मोनोमर इन द सेंस का मतलब इसका रिप्रेजेंट हम H2L2 से करते हैं, ये हो गया मोनोमर IgG। दूसरा सर समझा दो हमको। दूसरा ये है कि ये सबसे छोटे होते हैं, ये स्मॉलेस्ट होते हैं, लेकिन ये मोस्ट अबंडेंट होते हैं, मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा पाए जाने वाले एंटीबॉडी जो हमारे अंदर है, मोस्ट अबंडेंट। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। कहां पाए जाते हैं, इन ब्लड, ब्लड में पाए जाएंगे, लिम्फ में पाए जाएंगे, ब्लड और लिम्फ में, और इंटेस्टाइन में भी पाए जाएंगे। इंटेस्टाइन समझते हो, अरे वही पेयर्स पैचेस, डाइवर्टिकुलम, ठीक है। अब सुनना, ये कब 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 बनते कब हैं, ये बनते कब हैं सर, ये बनते हैं फॉर्म ड्यूरिंग सेकेंडरी रिस्पॉन्स,
सेकेंडरी रिस्पॉन्स, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स मैंने पढ़ाया है, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के दौरान बनते हैं बेटा, और बहुत तेजी से काम करते हैं, बहुत तेजी से अटैक करते हैं। और ये कब बनते हैं? एंड RH इनकम्पैटिबिलिटी का नाम सुना होगा, अगर तुमने कहा नहीं सुना है तो वहीं पीटे जाओगे। और RH ये क्या लिखा है? इनकम्पैटिबिलिटी, इनकम्पैटिबिलिटी यानी असहमति, मिसमैचिंग। जब RH मिसमैचिंग हो जाती है तो उस वक्त कौन सी एंटीबॉडी बनती है? दिमाग में रखना, अपने बना लेना अपने दिमाग में सब, कि उस वक्त IgG होता है। ठीक है सर, यहां भी सब ठीक है सर, यहां तक ठीक चल रहे हैं हम लोग। सर ये ना क्रॉस करता है, टिक कर लेना, चूम लेना इस पॉइंट को, क्रॉस द प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है। मेरा एक सवाल है, देखिए मेरे कौन से बच्चे बताते हैं, एक बात बताओ बेटा, ये जो है ये IgG ये ज्यादा किस में बनता है, मतलब किस में है चांसेस बनने के? प्रेग्नेंट औरत में कि नॉर्मल औरत में? प्रेग्नेंट फीमेल में कि नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में? प्रेग्नेंट में ना। हाँ ठीक है, तभी तो प्लेसेंटा की बात करेंगे, वरना करेंगे क्यों? क्रॉस द प्लेसेंटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब ये मदर से फीटस में जाता है, मदर से फीटस में जाता है ये प्लेसेंटा, सॉरी ये एंटीबॉडी फीटस में जाता है। सर यहां तक की बात तो ठीक है, और एक जो लास्ट पॉइंट है सर, ये ऑप्सोनाइज करता है, ऑप्सोनाइज करता है। ऑप्सोनाइज नया शब्द आ गया आप लोगों के लिए, ऑप्सोनाइजेशन नया पॉइंट आ गया बेटा आपके लिए, ठीक है। ऑप्सोनाइजेशन का मतलब क्या होता है? दैट इज, अरे नेक्स्ट पेज लिखना था, इनहेंस, बढ़ा देगा, किसपन को? भक्षकपन को। इनहेंस फैगोसाइटोसिस, आज के बाद याद रखना, ऑप्सोनाइजेशन का मतलब होता है फैगोसाइटोसिस। बस थोड़ा सा यहाँ फर्क है, थोड़ा समझाऊंगा मैं कि क्या है ये। ऑप्सोनाइज का मतलब आप समझिए कि फैगोसाइटोसिस का बढ़ाना ऑप्सोनाइज कहलाता है। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चा मेरे लाल, बताओ इतना सुना है, IgG के बारे में सुनना आ गया? जल्दी से आगे बढ़ूं? हाँ सर आगे बढ़ो, रटना ही तो है सर, यहाँ पर पढ़ना ही तो है। चले आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे बढ़ जाते हैं ना, जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। वक्त की किल्लत है, वक्त है नहीं हमारे पास, स्पीड हमें मेंटेन रखना है, नए बच्चे आ जाते हैं। चलो नेक्स्ट सर, नेक्स्ट में क्या पढ़ाओगे? नेक्स्ट में क्या पढ़ेंगे? गम दे, IgA और क्या पढ़ाएंगे? IgA पढ़ो, IgA। सर 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 ये डाइमर है सर, ये डाइमर, रट लियो, चार्ट डालो, ये सब जो लिखवा रहे हैं, बताओ डाइमर है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, जल्दी से बताओ। डाइमर अगर है तो फॉर्मूला क्या बनेगा? अरे बोलो ना, अरे मुख बोलो ना, डाइमर है तो क्या बनेगा? H4L4, वेरी गुड, H4L4। मैं जोड़ जाड़ के नहीं दिखाऊंगा। तो जो मुरनल तुम कह रहे थे ना बेटा, तो यही है बेटा, कि आपने जो कहा कि इसे ज्यादा जोड़ते हैं, यही है बेटा। अब बताओ ये ज्यादा जोड़ेंगे, जाहिर सी बात है, ये दूसरे सबसे ज्यादा पाए जाने वाले है, ये बात हम लिखवा चुके हैं। लेकिन ये पाए कहां जाते हैं? फाउंड इन, कहां पाए जाएंगे? तो कहना फाउंड इन सिक्रीशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या लिखा मैंने? सिक्रीशन शब्द लिख दिया, मतलब जहां जहां सिक्रीशन होना होता है ज्यादा, वहां वहां ये ज्यादा पाए जाते हैं, जहां जहां सिक्रीशन है। अब जहां जहां तुम्हें सिक्रीशन समझ में आ रहा है, वहां वहां सवाल, वो कौन सा सेल ऑर्गेनल है, वो कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो सिक्रीशन करता है, सिक्रेटरी नेचर होता है? देखो कौन बताता है, वो कौन सा सेल ऑर्गेनल जो सिक्रेटरी नेचर है? ये सवाल आ चुका है। गोल्गी बॉडीज, GB, वेरी गुड आकांक्षा, बहुत बढ़िया। GB गोल्गी बॉडी जो है सिक्रेटरी नेचर होती है। तो सर ये सिक्रीशन पाए जाते हैं, मतलब सलाइवा, मतलब टीयर्स, मतलब ब्रेस्ट मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क। और सही मायने ब्रेस्ट मिल्क की अगर बात करें तो जो कोलोस्ट्रम होता है, मैं पढ़ा चुका हूं, पैदाइश के बाद जो हल्का सा पीला दूध होता है उसे कोलोस्ट्रम, उसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम IgA होता है, ये समझाना था मुझे। सबसे ज्यादा IgA होता है कोलोस्ट्रम, जो फर्स्ट मिल्क होता है।
अब सुनो सुनो, और ये कब निकलता है मैं तुम्हें बता दूं, ये और कब निकलता है। ये एक्सक्रीट होता है, नया पॉइंट है शीतल, ये एक्सक्रीटेड थ्रू फीकल मैटर, मतलब ये फीसेस में भी होता है, फीकल मैटर में भी होता है, फीकल मैटर में भी ये आईजीए एंटीबॉडी होती है। तो इसलिए एक सवाल पूछा गया था कि वो कौन सी एंटीबॉडी जिसे कोप्रो एंटीबॉडी कहा जाता है, कोप्रो एंटीबॉडी। अरे कोप्रोफेगस का नाम सुना होगा यार, कोप्रोफेगस मतलब जो अपनी ही पॉटी को खुद खा लेते हैं, जो अपने फीकल मैटर को दोबारा खा लेते हैं, उन्हें कोप्रो क्या बोलते हैं, कोप्रोफेगस, ये बात पता है। तो कोप्रो एंटीबॉडी किसे कहते हैं, आईजीए को। क्यों? क्योंकि ये पॉटी के जरिए निकलता है बेटा। हाँ, रैबिड इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट, बस बस बस, आईजीए के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं आईजीए, यानी गम दे, गम जीएम एम, आईजीएम, आईजीएम। तो इनके बारे में क्या पढ़ना है, सुनो पहले बात। एम का मतलब महान, एम का मतलब महान, महान यहां पे साइज के हिसाब से लार्जेस्ट, लार्जेस्ट एंटीबॉडी बेटा। अच्छा, ये लार्जेस्ट होने की इसकी वजह है बेटा, क्योंकि ये पेंटामर होते हैं इसलिए बड़ी हो जाती है, और क्या, ये पेंटामर है। तो पेंटामर का आमिर फार्मूला क्या बनेगा, जल्दी से बताओ, आमिर पेंटामर का फार्मूला बताओ बेटा। हाँ, कॉप्रोफिलस हो गया, रैबिट हो गया। हाँ, H10L10, वेरी गुड आलिया, H10L10। तो इसलिए इसे महान कहा जाता है, बड़ा कहा जाता है। तो मुरनल इसी में है बेटा, जो एक से ज्यादा एंटीजन को बाइंड कर लेता है। जो आप कह रहे थे ना कि ज्यादा बनकर, यही है, या दो से ज्यादा, या 5 10 कह सकते हो, ये यही है बेटा, आईजीएम। ठीक है, नेक्स्ट बेटा क्या पॉइंट है इसके अंदर, कि सर इनको हम माइक्रोग्लोब्यूलिन भी बोलते हैं, इनको हम माइक्रो बोलते हैं क्योंकि ये बड़े होते हैं, उनको हम ऊपर वाले को माइक्रो बोल सकते थे, कोई बात नहीं। तो सर ये बताइए, ये बनते कब है, सबसे इंपॉर्टेंट सुनना है, ए कान खोल लेना, ए सुनो ना। प्रोड्यूस ड्यूरिंग, प्रोड्यूस ड्यूरिंग, जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई, प्रोड्यूस ड्यूरिंग एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी। सुनना, एक होता है आरएच इनकम्पैटिबिलिटी, दूसरा होता है एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी। मतलब किसी के अंदर बी ब्लड ग्रुप था, तुमने ए चढ़ा दिया, किसी के अंदर बी था, तुमने ए चढ़ा दिया, ये एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी है। किसी के अंदर ए निगेटिव था, तुमने उसे ए पॉजिटिव दे दिया, वो आरएच इनकम्पैटिबिलिटी है। तो एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी में आईजीएम और उधर वाला आईजीजी, ठीक है, जो आरएच इनकम्पैटिबिलिटी में। दूसरा पॉइंट, सर 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 ये एग्लूटिनेशन करता है, समझे पगलू, ये एग्लूटिनेशन करता है, एग्लूटिनेशन। अभी तो अगलू रखो, फिर हम बताते हैं एग्लूटिनेशन क्या होता है। हाँ हाँ, 5 बाइंडिंग सेट, अभी एग्लूटिनेशन सिखाते हैं, अभी हम ऑप्सोनाइजेशन भी सिखाएंगे, अभी एग्लूटिनेशन भी सिखाएंगे, अभी न्यूट्रलाइजेशन भी सिखाएंगे। आओ, तो ये था तुम्हारा आईजीएम। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। हाँ, और एक सबसे पॉइंट, आईजीएम का रिस्पॉन्स ज्यादातर प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है, ये प्राइमरी रिस्पॉन्स। तो बताओ प्राइमरी रिस्पॉन्स का मतलब क्या हुआ। अच्छा एक बात बताओ, WWE देखते हो, WWE में एक होता है खली, और एक है रेनी ऑर्टर, रेंडी ऑर्टर क्या नाम है, जो मास्क लगाता, थोड़ा बोने टाइप के, मतलब ज्यादा बोने नहीं, तो हाइट का मास्क लगाता है पूरे चेहरे पर, वो उछलता बहुत है, किसने जिसने देखा होगा। हाँ, रेमेस्ट्रियो, सही बात है ना। तो रेमोस्ट्रियो, हाँ सही कर, रेमोस्ट्रियो, रेमास्ट्रियो जो है, और खली में ताकत किसके पास है, ताकत खली के पास, लेकिन एक्टिव कौन है, एक्टिव कौन है, रेमोस्ट्रियो नहीं, हाँ एक्टिव रेमोस्ट्रियो। उसी तरह आईजीएम के पास ताकत है, लेकिन ये स्लो है। रेमास्ट्रियो जो होते हैं वो ताकत कम है लेकिन फास्ट है। तो आओ, चलो, अरे तो याद रखो ना, कम से कम रहे कि हाँ, कम से कम खुद को गिल्टी फील हो कि हम WWE नहीं देखते हैं। वरना कुछ तो ऐसे बच्चे हैं, पूछे उनसे गाना सुनते हो, नहीं सर। मूवी देखते हो, नहीं सर। तो फिर बेटा दुनिया में आए क्यों, मतलब पढ़ाई भी नहीं करते तो आए क्यों हो दुनिया में।
और बिहार वालों से पूछ लो काहे आए हो दुनिया में? चावल खाने सर, चावल खाने। आओ चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, आओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो भैया ये था तुम्हारा आईजीएम। तो प्राइमरी रिस्पांस बहुत अच्छे याद रखना, एग्लूटिनेशन, ये सब कुछ जो पढ़ाया जा रहा है बेटा ना, वो इंपॉर्टेंट ही पढ़ाया जा रहा है, कुछ बकवास नहीं किया जा रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। आओ, खत्म होने जा रहा है ये जल्दी, इसे खत्म करके तभी सांस लेंगे। उसके बाद सिर्फ बीमारियां रह जाएंगी, बस बीमारियां फटाफट, बीमारियां तेजी से होती है। बस एड्स में थोड़ा वक्त लगेगा, एड्स में एक ही दिन में कराऊंगा, और थोड़ा सा वक्त वो लगेगा मलेरिया जो प्लाज्मोडियम होता है, बस वो, उसमें सब बीमारियां फटाफट हो जाती है। आईजीडी हम पढ़ाने जा रहे हैं, आईजीडी। उसके बाद ड्रग्स वाला रह गया है आईजीडी, ये भी मोनोमर है। आमिर, ये भी मोनोमर है। लाल, ये भी मोनोमर है। अब आईजीडी के बारे में क्या कहेंगे? ये सिर्फ और सिर्फ 0.2% होते हैं। उन लोगों का परसेंटेज लिखना नहीं है, लेकिन इनका लिख लेना, पूरे टोटल इम्यूनोग्लोबिन का। और सबसे बड़ी बात, ये मेम्ब्रेन बाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा नहीं गया है। तुम भी सोच रहे हो सर क्या क्या बोलते रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, पूछा नहीं गया है। जरूरी नहीं है कि जिसको पूछने के वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है। मेम्ब्रेन बाउंड इम्यूनोग्लोबुलिन, आईजी का मतलब यहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन, मेम्ब्रेन बाउंड इम्यूनोग्लोबुलिन। और ये कहां पर होते हैं? एट बी सेल, बी सेल्स पर पाए जाते हैं। और इनका कुछ नहीं पढ़ना है, इनके बारे में और कुछ नहीं पढ़ना बेटा, कुछ भी नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट है आईजीई, नहीं पढ़ना है आईजीडी बारे में। आईजीई सबसे लीस्ट, सबसे कम, सबसे लीस्ट मतलब सबसे कम, ठीक है। और हाँ, ये कहां बाउंड होते हैं? ये कहां होते हैं, जुड़े होते हैं? बाउंड टू, मतलब किसे जुड़े होते हैं, किसे? मतलब मास्ट सेल। अरे मस्त मस्त नैन, मास्ट सेल क्या निकालती है, कौन बताएगा? मास्ट सेल 3 केमिकल निकालती है, जल्दी से बताओ। मास्ट सेल सिक्रेट करती है, बताओ जल्दी से, क्या मास्ट सेल सिक्रेट करती है? क्या? म्यूकस। मार देंगे आलिया, जल्दी से बताओ, मास्ट सेल क्या निकालती है? हिस्टामिन, सीरोटोनिन, हिपेरिन, हिस्टामिन, सीरोटोनिन, हिपेरिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बाउंड होती है मास्ट सेल। और इसी तरह एक और भी है, बेसोफिल, इनका भी यही काम है, तुम्हें पता है। बेसोफिल वाला जो ब्लड है, अरे भाई, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, बेसोफिल, मास्टर और बेसोफिल तो सेम ही तो है, तो ये उनसे बाउंड होती हैं। सर ये करती क्या है? ये मीडिएट करती हैं, मीडिएट मतलब आईजीई मीडिएट करती है, मतलब किसे पार्टिसिपेट करती है? हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन में। और हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन को कुछ और नहीं बोलते हैं, एलर्जी बोलते हैं। हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन को हम कुछ और नहीं बेटा, हम एलर्जी बोलते हैं। तो आज के बाद कोई पूछे एलर्जी में कौन सी एंटीबॉडी या प्रोड्यूस होती है, तो आपका जवाब होना चाहिए आईजीई, एलर्जिक रिएक्शन। दूसरी बात जो इसमें समझानी है बेटा, कि ये रिलीज क्या, मतलब एलर्जी में रिलीज क्या होता है, यहां सुनो। एलर्जी में रिलीज क्या होता है तुम्हें पता? कौन सा केमिकल? हिस्टामिन। एलर्जी में क्या निकलता है? हिस्टामिन, ये बात आपको पता है, रिलीजेस हिस्टामिन। सुनो गौर से, सुनो गौर से, सुनो, बताओ हिस्टामिन क्या है? वैसोडाइलेटर है कि वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है? जल्दी से जवाब दो, एक पॉइंट पूछ रहा है यहाँ पे। वैसोडाइलेटर कि वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर? वैसोडाइलेटर। अब सुनना, कान खोल के आंख बंद करके महसूस करो। अगर तुम्हें भयानक भयानक एलर्जिक रिएक्शन होती है, तो तुम्हारा 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 ब्लड वेसल्स रप्चर करेगा कि तुम्हारा ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा? जल्दी से बताओ। रप्चर कर जाएगा, है ना? हाँ, रप्चर कर जाएगा। और इसी रप्चरिंग की वजह को ही, इसी रप्चरिंग को ही बोलते हैं एनाफाइलैक्टिक शॉक। मतलब हिस्टामिन इतना ज्यादा निकल गया कि रप्चर कर गया है और तुम्हें शॉक लग गया है, रिएक्शन, और तुम मर गए हो। एनाफाइलैक्टिक शॉक मैंने कल पढ़ाया था, उसमें रप्चरिंग होती है ब्लड वेसल्स की। एनाफाइलैक्टिक शॉक, अगर किसी बंदे को किसी मधुमक्खी ने काट लिया है, अगर आपने उसको पेनिसिलिन नाम का इंजेक्शन या एंटीबायोटिक खिला दिया, तो उसको सीवियर एलर्जी हो जाएगी और उसका ब्लड वेसल रप्चर होने लगेगा, क्योंकि हिस्टामिन का लेवल बढ़ जाता है और उसको एनाफाइलैक्टिक शॉक हो जाएगा। इतना आ गया होगा? आ गया होगा। चलिए, तो ये हो गया आई गंदे।
अब मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूं फंक्शंस ऑफ एंटीबॉडी, जल्दी जल्दी। फंक्शंस ऑफ एंटीबॉडी, फंक्शंस ऑफ एंटीबॉडी हो गया बेटा, गम दे। फंक्शंस ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, चल चलो चलते हैं। पहला अग्लूटिनेशन, समझे पगलू? अग्लूटिनेशन, एग्लूटिनेशन होता है। एग्लूटिनेशन क्या मतलब हुआ? कुछ नहीं यार, ये देख, ये देख, ये देख, ये देखो ना, डेफिनेशन थोड़ी लिखेंगे। ये देखो ना, ये है एंटीबॉडी भाई साहब, ये है एंटीबॉडी और ये है एंटीजन। ठीक है, ठीक है। तो सर एंटीबॉडी ने एंटीजन को चिपका लिया फेविकोल से, ठीक है बेटा, एंटीजन को चिपका लिया। अब चिपकाने के बाद दे दनादन जो इनको मार रहे हैं, मारने के बाद इनको मतलब डिस्ट्रॉय कर देंगे, इनकी लिसिस कर देंगे। इसी को बोलते हैं एग्लूटिनेशन। मतलब डेफिनेशन क्या निकली? एंटीबॉडी अटैच विद एंटीजन एंड डिस्ट्रॉय द पैथोजन बाय सेल लिसिस। एक पैथोजन आता है, वो एंटीजन की तरह काम करता है, तो एंटीबॉडी उसे चिपक जाएगा और उसकी सेल की लिसिस करना शुरू कर देगा, उसको तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा, नेस्तनाबूद कर देगा बेटा। इसी को बोलते हैं एग्लूटिनेशन। आया कि नहीं आया? हाँ हाँ, सांस में प्रॉब्लम होती। आया कि नहीं आया? आया 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 आया। चलो नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज। एग्लूटिनेशन हो गया। फंक्शंस ऑफ एंटीबॉडी में पहला है एग्लूटिनेशन, और दूसरा जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा वो है ऑप्सोनाइजेशन। एंटीबॉडी के फंक्शन में दूसरा फंक्शन है बेटा ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन, अब ऑप्सोनाइजेशन का मतलब क्या हुआ? ऑप्सोनाइजेशन का मतलब हुआ ऑप्सोनिन, ऑप्सोनिन एंटीबॉडी। आय हाय 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 हाय, सर ये कौन सी एंटीबॉडी है? सर ये ऑप्सोनिन एंटीबॉडी कौन सी है? तो सुनो, ऑप्सोनिन एंटीबॉडी है दो, आज के बाद अपने दिमाग में बैठा लेना। आईजीजी आईजीएम को बोलते हैं ऑप्सोनिन एंटीबॉडी। मतलब क्या हुआ? ये एंटीबॉडी, ये देखो क्या होता है, समझो। ये मान लो आलिया, ये देखो, ये मान लो आलू है आलिया, आलू मतलब ये एंटीजन है बेटा, यहाँ पे आलू मतलब एंटीजन समझो। ये एंटीजन थे, उसके बाद यहाँ पे आया आईजीजी, एक को पकड़ते हैं, आईजीजी एंटीबॉडी आए, ये आए चारों तरफ से इसको कवर कर लेते हैं, इसको चारों तरफ से कवर कर लिया, कौन? आईजीजी, कोटिंग कर लिया इसके ऊपर। उसके बाद फिर ये आईजीजी इनकी फैगोसाइटोसिस करेंगे, फैगोसाइटोसिस कर डालेंगे। बस यही याद रखना है, फाइगोसाइटोसिस, यानी एंटीजन के साथ ये फैगोसाइटोसिस करेंगे, वो सेल की लिसिस कर रहे हैं, ये फाइगोसाइटोसिस करेंगे। और तीसरा तीसरा काम क्या है? न्यूट्रलाइजेशन। तीसरा काम है न्यूट्रल, है लगभग सब वही काम, वही है कि सबको मतलब किसी तरह हमें पैथोजन को निष्क्रिय करना है, न्यूट्रल बनाना है। लेकिन एक होता है कि न्यूट्रल, एक होता है लिसिस करके, दूसरा होता है कि चैप्टर घेर के फैगोसाइट करके, फैगोसाइट करके, तीसरा है न्यूट्रलाइजेशन करके। अब न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? ये जो एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी ये न्यूट्रलाइज कर देगा, न्यूट्रल कर देगा, न्यूट्रलाइज द टॉक्सिन ऑफ, द टॉक्सिन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया तीनों में फर्क ये है कि एक में लिसिस होगी, एक में फाइगोसाइटोसिस होगी, दूसरे में रिएक्शन ऐसी होगी कि जितनी पावर, जितना जहर पावर इसका होगा तुम्हारे एंटीजन का, उतनी ही पावर से एंटीबॉडी उसको न्यूट्रल, उसके रिएक्शन को खत्म कर देगा, उसके असर को खत्म कर देता है। तो ये था भाई, ये था तुम्हारा फंक्शंस ऑफ एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी यानी कि इम्यूनिटी से मामला जुड़ा हुआ खत्म हो चुका है। अच्छा एक बात बताओ, ज्यादातर डिस्कवरी कैसे हुई है? मैं पढ़ा चुका हूं लेकिन फिर बताओ, ज्यादा डिस्कवरी कैसे हुई है? एक्सीडेंटल हुई है। अच्छा ऑर्गेनाइजेशन में समझा देता हूँ सानिया, सना, ये बताइए कि ज्यादातर डिस्कवरी कैसे हुई? एक्सीडेंटल हुई, आपको पता है।
पहले एंटीबायोटिक का जो नाम है, हाँ, लिसिस और फाइकोसाइटोसिस में फर्क। अच्छा मैं पूरा बता देता हूँ, मैं मेरी बात सुन लो पहले, पूरा बताता हूँ बेटा। ज्यादातर जो डिस्कवरी हुई वो एक्सीडेंटल हुई है। पेनिसिलिन से लेकर हर चीज की डिस्कवरी लगभग एक्सीडेंटल हुई है। एक मूविंग मैग्नेट भी एक मूविंग मैग्नेट भी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है, करंट प्रोड्यूस कर सकता है, हाँ या ना? फिजिक्स इतनी पढ़ी है कि नहीं तुम लोगों ने? मैंने पढ़ी नहीं, कितनी सुनी जरूर है मैंने। बताओ, मूविंग मैग्नेट कैन प्रोड्यूस करंट, यस। ये भी डिस्कवरी जो है एक्सीडेंटल हुई है, ये भी बात आपको पता है कि नहीं? ये डिस्कवरी भी एक्सीडेंटल हुई है। तो जितनी ज्यादातर डिस्कवरी हुई वो एक्सीडेंटल हुई है। तो अगर डिस्कवरी बाय चांस हो रही है तो बताओ उसे क्या बोलते हैं? डिस्कवरी बाय चांस हो रही तो उसे क्या बोलते हैं? किसी चीज की डिस्कवरी बाय चांस हो रही, चमत्कार बोलते हैं। वेरी गुड बेटा, तालियां हो जाए इनके लिए बेटा, चमत्कार के लिए। लेकिन तुम तो महिला हो, तुम्हारे तो चमत्कार ही होना चाहिए, और मेन हो तो चमत्कार। अब इन्वेंशन, वेरी गुड बेटा, इन्वेंशन। पीटे जाओगे सब इन्वेंशन। चलो इधर देखो, यहां नोट बना के लिख लो, डिस्कवरी बाय चांस, डिस्कवरी बाय चांस, चांस, डिस्कवरी बाय चांस उसे बोलते हैं सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी, सेरेंडिपिटी। ठीक है बाबू, आ गए ना? इन्वेंशन पढ़ाया हूं मैं, ऐसा नहीं है, मैं सब बराबर तक। वो बच्चे जो हमसे 5 महीना पढ़े हुए थे, हमसे और शदाब से लॉकडाउन में, वहां मैंने सेरेंडिपिटी का जिक्र किया था। चलो कोई बात नहीं, डिस्कवरी बाय चांस अगर उसे सेरेंडिपिटी कहते हैं। यहां तक की बात क्लियर हो गई है। तो मेरे लाल, नेक्स्ट देखो, मैं थोड़ा सा आज थोड़ा जल्दी छोड़ दूंगा, जल्दी मतलब 3 मिनट पहले, 4 मिनट पहले छोड़ दूंगा, 5 मिनट। नेक्स्ट हम बीमारियां शुरू करेंगे अब सीधी। एंटीबॉडी को हमें फिनिश करवाना था, ये फिनिश हो गया है। यानी इम्यूनिटी से जुड़ा मामला जो नहीं, थोड़ा सा रह गया, वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन। मैं चाह रहा हूँ किसी के साथ वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन भी पढ़ा देंगे। उसमें थोड़ा डिटेल है बेटा, एटीन्यूटेड क्या होते हैं, किल्ड कौन से होते हैं, उसका पूरा कोड हमें समझाना होगा, याद कराना होगा तुम्हें। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कर लेता हूँ, ठीक है बच्चे? ठीक है आलिया, ओके। नौसीन, मुरनल, आमिर, चलते हैं फिर। गुड नाइट, शब्बा खैर, टेक केयर।